माइकल ब्रूस रॉस एक अमेरिकन सीरियल किलर जिसने 1981 से लेकर 1984 तक 8 से ज्यादा लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करके उन्हें मार दिया था। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग माइकल को सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर था, जिसमें दूसरों की सफरिंग और पेन को देखकर खुशी मिलती है। ऐसा करते हुए वो और ज्यादा सेक्सुअली अराउज फील करते हैं, जिसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है, और इसी ने माइकल को एक कंपल्सिव किलर बना दिया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड द केस ऑफ माइकल ब्रूस रॉस। माइकल ब्रूस रॉस बॉर्न ऑन जुलाई 26, 1959। वो अपनी मदर पेट्रिशिया हिल्डा एंड फादर लेन डेन ग्रीम रॉस के साथ रहता था। माइकल की फैमिली में उसके पेरेंट्स के साथ 2 यंग सिस्टर्स और एक यंग भाई भी था, और ये पूरी फैमिली ब्रुकलिन में एक चिकन फार्म पर रहती थी। माइकल की लाइफ बचपन में बहुत ज्यादा हार्ड थी, क्योंकि उसकी मदर माइकल को और उसके तीनों भाई बहनों को बहुत ज्यादा मारा करती थी। माइकल की मदर को कुछ मेंटल इश्यूज थे, सो उन्हें मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया था। अब फैमिली में होने वाले फिजिकल अब्यूज के साथ ही माइकल के साथ बचपन में कुछ शॉकिंग इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे माइकल के कुछ फैमिली मेंबर्स ने बाद में रिवील किया था दैट माइकल जब सिर्फ 12 साल का था तब उसके अंकल ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था, और इस इंसिडेंट की बस कुछ ही टाइम के बाद माइकल ने अपनी एज के 2 लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज किया था, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि उसके अंकल ने उसके साथ ऐसा किया था। और इस इंसिडेंट की वजह से एज अ पनिशमेंट उसके फादर ने माइकल को बहुत ज्यादा मारा था। अब जैसे कि माइकल की मदर की दिमागी हालत उतनी ज्यादा ठीक नहीं थी, तो वो बेवजह और छोटी छोटी बातों पर भी माइकल को मारा करती थी। एक तरह से वो डिसाइड करती थी कि माइकल को किस तरह से पनिश किया जाए, और फिर उसके फादर उसी तरह से माइकल को पनिश किया करते थे जैसे उसकी मदर उसे कहा करती थी। और माइकल की यही ट्रबल अपब्रिंगिंग उसकी साइकोलॉजी को डीपली इम्पैक्ट कर गई। माइकल वैसे अपने स्कूल में बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। उसने अपना सेकेंडरी एजुकेशन किलिंगली हाई स्कूल कनेटिकट से कंप्लीट किया था इन 1977, और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इथाका न्यूयॉर्क से उसने इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था इन मई 1981। अपने स्कूल एंड कॉलेज के टाइम पर माइकल का बिहेवियर थोड़ा मिक्स टाइप का था। जैसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए माइकल का बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मली रहा करता था, बट समटाइम्स उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हुआ करता था बाकी स्टूडेंट्स के सामने। माइकल किसी के साथ भी दोस्ती करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता था, जिसकी वजह से उसके कोई भी दोस्त बन ही नहीं पाए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम माइकल अकेले ही रहता था। स्पेशली माइकल लड़कियों के साथ बात करने में बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड फील करता था। किसी के साथ दोस्ती करना या फिर किसी के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये सब वो कभी भी नहीं कर पाए अपने स्कूल एंड कॉलेज के टाइम पर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी भी वो किसी लड़की से बात करने की कोशिश करता था, वो हमेशा रिजेक्ट होता था, और यही से माइकल के अंदर एक तरह का गुस्सा बिल्ड होने लगा था, और अपने इसी एंगर के साथ वो एक ऐसे रास्ते पर निकलने वाला था जहां से उसका वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। 1 मई 1981 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की ही एक स्टूडेंट जंग नॉक तू की बॉडी मिलती है यूनिवर्सिटी के पास वाले एक झील के पास। इस केस के इन्वेस्टिगेशन में किलर्स के अगेंस्ट पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, सो इस केस को एक तरह से सुसाइड जैसे देखा जा रहा था। बट जंग नाक तू की फैमिली इसके अगेंस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती थी। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी, और हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, जिसका ऐसा करने के पीछे कोई भी रीजन नहीं था। बट एविडेंस ना मिलने की वजह से इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया था। अपने ग्रेजुएशन के बस कुछ टाइम के बाद ही माइकल ने एक 16 साल की लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता था, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने टाइम पर वहां पर आकर उस लड़की को माइकल से बचा लिया था। माइकल को इसके लिए कुछ फाइन और 2 सालों के लिए प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया था, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि माइकल ने ऑलरेडी एक लड़की को मार दिया था। अब माइकल को ऐसा करने के बाद भी उसके अंदर इन सब चीजों को लेकर कोई भी डर नहीं था, या फिर कोई भी गिल्ट या फिर रिग्रेट नहीं था। उल्टा ये कंट्रोल एंड ये पावर अब माइकल को अच्छा लगने लगा था, जो उसे और भी ऐसे क्राइम्स करने के लिए मोटिवेट कर रहा था। जब माइकल को अरेस्ट किया गया था, उसके इंटरव्यूज एंड उसके इन्वेस्टिगेशन में साइकोलॉजिस्ट को ये पता चला था कि माइकल को सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर था, जिसमें दूसरों की सफरिंग और पेन को देखकर खुशी मिलती है। ऐसा करते हुए वो और ज्यादा सेक्सुअली अराउज फील करते हैं, और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और इसने माइकल को ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया और एक तरह से उसे एक सीरियल किलर बना दिया। सो ऑन जनवरी 5, 1982 टैमी विलियम्स नाम की एक लड़की कनेटिकट से अपने बॉयफ्रेंड के घर से वापस अपने घर पर चलकर जा रही थी।
और यहीं पर माइकल ने उस पर अटैक किया, उस पर किया एंड उसे उसका गला दबाकर मार दिया। टैमी विलियम्स की बॉडी पुलिस ऑफिसर्स को ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद मिली थी। इसके बाद अप्रैल 2, 1982 माइकल ने पॉला परेरा नाम की एक लड़की को अपनी कार में लिफ्ट दी जब वो कॉर्नेल से कनेटिकट जा रही थी और रास्ते में माइकल ने उसका किया एंड उसे भी मार दिया, जिसके बाद माइकल ने उसकी बॉडी को इंटरस्टेट 84 में दफना दिया था और पॉला की बॉडी पुलिस ऑफिसर्स को 18 डेज के बाद मिली थी। जून 15, 1982 डेब्रा स्मिथ टेलर अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही थी। उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से उनकी कार बीच रोड पर बंद पड़ गई थी। डेब्रा एंड उसका हस्बैंड अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं हेल्प मांगने के लिए और यहीं पर माइकल डेब्रा पर अटैक करता है, उसे रेप करता है एंड उसे मारकर उसकी बॉडी को बाद में दफना देता है। डेब्रा की बॉडी डेनियल्सन के पास 4 महीनों के बाद मिली थी। नवंबर 19, 1983 रॉबिन डॉन स्टाविंस्की नाम की एक लड़की माइकल को लिफ्ट मांगती है उसकी कार में, जिसके बाद माइकल उस पर रेप करता है और उसे भी मार देता है। रॉबिन की बॉडी 8 दिनों के बाद मिली थी पुलिस ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद। ऑन अप्रैल 22, 1984 एप्रिल ब्रूनेस एंड लिजली शेल नाम की 2 14 साल की लड़कियां मूवी देखकर अपने घर वॉक करते हुए जा रही थी। तभी माइकल ने उन्हें लिफ्ट दी अपनी कार में और उन्हें उनके घर पर ले जाने की बजाय उन्हें वो रोड आइलैंड की बीच पॉइंट पर ले गया, जहां पर उसने दोनों पर किया और उनकी बॉडीज को अपने कार की डिक्की में डालकर वो उन्हें प्रेस्टन के पास ले गया और उनकी बॉडीज को वहां पर दफना दिया। ऑन जून 13, 1984 17 साल की वेंडी नाम की एक लड़की वॉक करके कहीं पर जा रही थी, जहां पर माइकल ने उस पर अटैक कर दिया और अगेन उस पर रेप किया एंड उसे मार दिया, जिसकी बॉडी पुलिस ऑफिसर्स को पास के फील्ड में कहीं पर मिली थी। बट अब इस बार रॉस को किसी ने ये सब करते हुए देख लिया था। किसी ने पुलिस ऑफिसर्स को ये इन्फॉर्मेशन दी कि जहाँ पर वेंडी की बॉडी मिली थी वहां पर उसने किसी को ब्लू टोयोटा कार के साथ बैठे हुए देखा था और माइकल के पास भी एक ब्लू कलर की टोयोटा थी और ये जो सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे वो माइकल के घर के आसपास ही हो रहे थे। सो एक तरह से माइकल पुलिस का फर्स्ट सस्पेक्ट था इन सारे मर्डर्स को लेकर, जिसके बाद माइकल को पूछताछ के लिए अरेस्ट किया जाता है वेंडी के मर्डर के सस्पिशन में और इन्वेस्टिगेशन में माइकल ने सब कुछ खुद कन्फेस किया दैट उसने इन सारे मर्डर्स को किया था। माइकल ने इन 8 लड़कियों पर किया था और उन्हें मार दिया था। In July 1987, Michael Ross received 6 separate death sentences. 1995 में एक ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज अबाउट सीरियल किलर्स यहाँ पर माइकल अपीयर हुआ था, जहाँ पर उसने अपने इन सारे मर्डर्स को बहुत डिटेल में इंटरव्यूअर्स के साथ ऑन कैमरा शेयर किया था। उसने ये सारे मर्डर्स क्यों किए, कैसे किए और हर एक मर्डर के बाद उसे कैसे फील होता था, माइकल ने सब कुछ शेयर किया। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सीरियल किलर्स डिनाइल में चले जाते हैं, लाइक वो इजीली कन्फेस नहीं करते उन्होंने जो क्राइम्स किए हैं उनके बारे में, लेकिन माइकल के अंदर एक अर्ज थी उसके इन सारे क्राइम्स को कन्फेस करने के लिए। एक तरह से वो अपने इन किए हुए क्राइम्स को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर और एक्साइटमेंट के साथ शेयर कर रहा था और ऐसा करते टाइम उसे अगेन पावर एंड कंट्रोल फील हो रहा था। May 13, 2005 माइकल रॉस वॉज एग्जीक्यूटेड बाय लीथल इंजेक्शन। माइकल के साथ ये सब उसके हार्ड चाइल्डहुड की वजह से हुआ था, जैसे कि माइकल की मदर एंड उसके फादर भी माइकल को बचपन से ही बहुत ज्यादा मारा पीटा करते थे, जिसका माइकल की मेंटल हेल्थ पर बहुत ही डीपली इम्पैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से फिर वो आगे जाकर अपने स्कूल एंड कॉलेज में भी किसी के साथ डीप कनेक्शन बिल्ड करने में फेल हो जाता था, जिसकी वजह से उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। माइकल के पेरेंट्स भी उसके लिए अवेलेबल नहीं थे जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और माइकल के कोई दोस्त भी नहीं थे जो उसे सही या गलत के बीच का डिफरेंस बताते। एक तरह से उसके पास अपने प्रॉब्लम्स एंड थॉट्स को शेयर करने के लिए कोई भी नहीं था और शायद इन्हीं सब बातों की वजह से वो एक ऐसे ट्रैक पर निकल गया जहां से उसका वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इस केस की वजह से सोसाइटी एंड लॉ एनफोर्समेंट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिला था कि सरफेस पर नॉर्मल दिखने वाले लोग अंदर से कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं और वो सोसाइटी के लिए कितने ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। Thank you so much for watching this video till the end.